Welcome students, class 6, and today we are going to start our new chapter history, chapter 9 traders, kings and pilgrims. Traders जो व्यापारी होते हैं वो राजा एंड पिलग्रिम्स दैट मीन्स कि पिलग्रिम्स का मतलब भी यही होता है कि जो व्यापारी लोग होते हैं इधर उधर जाते हैं वो. नाउ यहाँ पे ये जो गर्ल है ये मार्केट में जाती है जितनी लुक फॉरवर्ड द फेयर द विलेज शी लव्ड सी एंड टच द पोर्ट्स एंड पेंट्स ऑफ शाइनी स्टील ब्राइट. मतलब वो जो शाइनी चीज़ें होती है या प्लास्टिक बकेट्स होते हैं कुछ नई नई चीज़ें उसको बहुत सारे तरह की चीज़ें दिखती है जिसमें कुछ फ्लोरल फ्लावर टाइप के डिज़ाइंस बने होते हैं उसको उसे टच करना और छूना उनको देखना उसे बहुत अच्छा लगता है. ऑल ऑफ विच कम फ्रॉम द सिटी द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वर्स कम्स इन बसेज एंड ट्रक्स. और वहाँ पे सभी लोग बस में बैठ बैठ के वहाँ पे आते हैं. एंड एंड ऑफ द डे वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव शी वंडर. हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स. और उसकी मदर उसे एक्सप्लेन करती है कि ट्रेडर्स होते हैं और अपना सामान यहाँ पे बेचने आते हैं जिन्हें पीपल खरीदते हैं उन चीज़ों को एंड सोल देम एल्सवेयर. हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स. You read about the northern black polished ware in chapter. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological. How do you think it reached this place? Traders may have carried them from the place where they were made so to sell them at other. ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जो अपना सामान होता है वो जो भी चीज़ें बनाते हैं उनको एक प्लेस से जाके दूसरे प्लेस पे वो उन्हें सेल करने जाते हैं. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड. साउथ इंडिया जो है दैट मीन्स कि हमारे इंडिया में जो साउथ इंडिया है वो किसके लिए फेमस है? गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पीपर. अब पीपर को वहाँ पे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे पीपर जो है बहुत ज़्यादा उगता है. एंड प्रीशियस स्टोन्स. पीपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर. और जो रोमन एम्पायर होते थे उनके लिए जो ये पीपर थी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी. सो मच दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड. किसको जाना जाता था ब्लैक गोल्ड के नाम से? जो पेपर होती थी उससे. सो ट्रेडर्स कैरिड मेनी ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी. जो रोमियन थे रोमन लोग थे वो इन सामानों को सी के द्वारा या शिप्स पे लेके जाते थे. एंड बाय लैंड इन कारवांस देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया. और बहुत सारे रोमन गोल्ड भी साउथ इंडिया में फाउंड होते हैं मिले हैं. अ पोएम अबाउट ट्रेड in page number 92 we can find evidence of trade in the Sangam poems. Sangam poems इनका नाम है. Here is one which describe the goods brought from an important port on the east coast. यहाँ पे देखो swift ranging horse by sea in ships, bales of black paper in carts, जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन द हिमालयस. दैट मीन्स की जो गोल्ड है वो हिमालयस पे बॉर्न हुआ है. सैंडलवुड बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल्स पे सैंडलवुड. द पर्ल्स ऑफ द साउथर्न सी. जो पर्ल्स मिलता है वो साउथर्न सीज पे मिलता है. इस तरीके से पूरी संगम पोएम है जो बनाई गई है. एंड फूड फ्रॉम श्रीलंका, पॉटरी फ्रॉम म्यांमार. इस तरीके से यहाँ पे सब डिस्क्राइब किया हुआ है. नाउ ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स. यहाँ पे ट्रेडर्स ने बहुत सारे सी रूट्स एक्सप्लोर किए हैं एंड उनको बताया है. सम ऑफ दिस फॉलोड द कोस्ट. देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर्स टुक एडवांटेजेस ऑफ द मानसून विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली. जब मानसून आने वाला होता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं सी को क्रॉस करने में इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न पोर्ट्स. The subcontinent from East Africa or Arabia. They choose to sail with the southwest monsoon. Now, New Kingdom along the coast. The southern half of the subcontinent is marked by long coastline and with hills, plateaus, and river valleys. Amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. जो कावेरी ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कावेरी रिवर के बारे में कि वो जो एरिया है साउथर्न का जो बहुत फर्टाइल है. चीफ एंड किंग्स टू कंट्रोल द रिवर वैलीज. वहाँ पे जो किंग्स होते थे वो उन रिवर वैली को भी कंट्रोल करके रखते थे. कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल. और उसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, रिच थे. एंड संगम पोएम्स मेंशन द मवेंदर. दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 chiefs used for the heads of 3. Now ruling families the Cholas, Cheras and Pandyas. ये 3 ruling families थे, head of 3 ruling families the Cholas. ये क्वेश्चन में भी आएगा Cheras and Pandyas. Who become powerful in South India around 2300 years ago. Each of 3 chiefs had 2 centers of power.
यहाँ पे इनके 2 सेंटर पावर थे, 1 इनलैंड एंड 1 ऑन द कोस्ट। एक तो लैंड पे था इनलैंड दैट मीन्स की, और एक था कोस्ट एरिया दैट मीन्स की, ठीक है। ऑफ दिस 6 सिटीज, 6 सिटी थे, 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट और उनमें से जो 2 थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, फुआर और कावेरीपट्टनम, ठीक है। एक तो फुआर थी और एक कावेरीपट्टनम। द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, जो पांड्यास की जो कैपिटल थी वो थी मदुरई एंड चोलास। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स, जो चीफ होते थे वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल, और इसके बजाय वो क्या करते थे कि जो गिफ्ट्स होते थे पीपल से वो लेते थे और उनकी डिमांड करते थे। दे ऑल्सो वेंट टू ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। They kept some of the wealth and distributed the rest among their supporters, including members of their family, soldiers and poets. Many poets whose composition are found the संगम, जो सोल्जर्स होते थे और जो पोएट होते थे उन्होंने ये संगम लिखते थे। ऑफन रिवॉर्डेड देम, उन्हें रिवॉर्ड किया जाता था। एंड विथ प्रीसियस स्टोन से उन्हें प्रीसियस स्टोन दिए जाते थे, गोल्ड दिए जाते थे, हॉर्सेस दिए जाते थे, एलिफेंट, चैरियट्स एंड फाइन क्लॉथ। नाउ अराउंड 200 years later a dynasty known as the सातवाहनास। अब इसके बाद क्या हुआ, 200 years आफ्टर क्या हुआ कि जो ये डायनेस्टी थी, ये जो वंश था, ये किस नाम से जाने लगा, सातवाहना। बिकम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया, और वेस्टर्न इंडिया में ये जो डायनेस्टी थी ये बहुत पावरफुल थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहनास वाज गौतमी पुत्र। जो सातवाहनास वंश के जो मोस्ट पावरफुल इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। उनका नाम क्या था, श्री सतकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाशरी। ही एंड अदर सातवाहना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ, लिटरल द रूट लीडिंग द साउथ। नाउ द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल। अब आपको पता है सिल्क कितना स्मूथ होता है, कितना शाइनी होता है, उसका टेक्सचर इतना स्मूथ होता है और कलर भी उसके इतने बहुत ब्राइट होते हैं। हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज, मेकिंग सिल्क एज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब सिल्क क्या होता था, देखो ग्लोसी होता था, रिच कलर्स, सिल्क एज वेल एज इट स्मूथ टेक्सचर होता था उसका, और उसको जो बनाना होता था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती थी। रो सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रेट फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म होते थे एक, मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ छोटे छोटे जीव होते थे, सिल्क वॉर्म्स, कोकून्स, उनसे लिया जाता था। स्पून इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ। फिर वो थ्रेड लेके थ्रेड बनते थे और फिर उनसे क्लॉथ वोवन किया जाते थे, क्लॉथ बनाया जाता था। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। और ये जो टेक्निक थी सिल्क बनाने की फर्स्ट टाइम कहाँ पे इन्वेंटेड हुई, चाइना में, अराउंड 7000 years ago. Will the methods remained a closely guarded secret for thousands of years. Some people from China who went to distant lands on foot, horseback, और जो चाइना से लोग आते थे लैंड ऑन फूट पे, मतलब अपने पैदल चल के कैमल्स पे बैठ के, कैरिड सिल्क विद देम, उनके साथ में सिल्क लेके आते थे। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। और उसी पाथ को क्या कहा जाता था, सिल्क रूट कहा जाता था। दैट मीन्स कि जहाँ से सिल्क आ रहा है और जहाँ जहाँ जा रहा है उस रूट को सिल्क रूट कहते थे। समटाइम चाइनीज रूलर्स सेंड गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान। कभी कभी क्या होता था, जो चाइनीज रूलर्स होते थे वो जैसे कि अगर किसी को गिफ्ट भेज रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ईरान के रूलर्स को गिफ्ट भेजा, वेस्ट एशिया के रूलर्स को, तो वो क्या भेजते थे, सिल्क भेजते थे उन्हें। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। और फिर इसी वजह से जो सिल्क है वो उसका बहुत मतलब फैला कि हाँ यहाँ सिल्क है। अबाउट 2000 years ago वेयरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमॉन्ग्स्ट रूलर्स। और जो सिल्क था वो एक फैशन बन गया अमीर लोगों के लिए, रूलर्स के लिए पहनना। और रोम में भी बहुत सारे रिच लोग रहते थे, उन्हें सिल्क पहनना बहुत पसंद आने लगा, एक फैशन बन गया था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव और ये बहुत महंगा होता था। एज इट हैड टू बी ब्रॉड ऑल द वे फ्रॉम चाइना। और इसे ब्रॉड करना होता था तो चाइना से करना होता था अलॉन्ग डेंजरस रोड। और अगर वहाँ से मंगाना है तो बहुत डेंजरस रोड होते थे, थ्रू माउंटेन्स, डेजर्ट से आता था ये। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउिंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। और अगर वहाँ से उस रूट से अगर सिल्क जा रहा है तो वहाँ पे अगर कोई ट्रेडर्स होते थे तो उन्हें पेमेंट देना होता था।
नाउ विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ पे आपको मैप 6 में देखना है, पेज नंबर 76 और 77 पे आपको एक मैप दिया है, वहाँ पे उसकी ब्रांचेस और रूट दिया है। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस। और अगर वो रूट सिल्क आ रहा है उस रूट से, तो जो ट्रेडर्स होते थे या फिर जो किंग होते थे वो ये चाहते थे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले, तो वो एक टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे। ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दे वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलोंग द रूट। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक्स बाय रोबर्स। और किंगडम जो होते थे वो उनको रोबर्स से प्रोटेक्ट करते थे ताकि रोबर्स उन पर अटैक ना करे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशान्स। और जो बेस्ट रूलर थे सिल्क रूट को कंट्रोल करने वाले वो थे कुशान, हु रूल्ड ओवर ईयर्स एगो सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। जो कुशान का जो किंगडम था उसमें तक्षशिला इंक्लूड था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन द माउथ ऑफ रिवर इंडस। नाउ the Kushan were amongst the earliest ruler the subcontinent to issue gold. Now page number 95. Next topic we have the spread of Buddhism. The most famous Kushan ruler was Kanishk, who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council. जो कुशान थे उन्होंने क्या करते थे, बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करते थे, वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स। वहाँ पे स्कॉलर्स आते थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए जाते थे। अश्वघोष अ पोएट, अश्वघोष जो थे एक पोएट थे, हु कंपोज अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्ध। उन्हें बायोग्राफी कंपोज करनी थी बुद्ध की, द बुद्ध चरित्र। लिव्ड इन हिज कोर्ट, बुद्ध चरित्र नाम की उन्होंने क्या एक बुक बनाई या फिर उनकी बायोग्राफी बनाई। किसने बनाई? अश्वघोष ने। अश्वघोष थे एक पोएट, ठीक है। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत। उन्होंने संस्कृत में लिखने से स्टार्ट किया। न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म। और जो बुद्धिज्म का न्यू फॉर्म था वो क्या था? महायाना बुद्धिज्म। नाउ डेवलप्ड, दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। अर्लियर द बुद्धिस्ट प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन। फॉर इंस्टेंस, अब जो फर्स्ट था, जैसे कि जो हुआ ये हुआ कि वो स्कल्पचर बनने लग गए बुद्धिज्म के, और उसमें बहुत सारे साइन बनने लग गए। एंड अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वो शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। और पीपल ट्री के नीचे जो बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला, ज्ञान मिला, उस तरीके से स्कल्पचर बनने लगे, उस टाइप की मूर्तियाँ बनने लगी। नाउ स्टेचूज ऑफ द बुद्ध वर मेड, और जो बुद्ध के स्टेचूज थे वो भी बनने लगे थे। मेनी ऑफ दिस वर मेड इन मथुरा, और बहुत सारे जो बने थे वो मथुरा में भी बने। while others were made in तक्षशिला, और कुछ तक्षशिला में भी बने। द सेकेंड, अब ये तो चेंजेस आए फर्स्ट कि स्कल्पचर बनने लगे और बहुत सारे स्टेचूज बनने लगे, ये वाला चेंजेस आया। नाउ सेकेंड चेंज वाज अ बिलीफ इन बुद्धिस्ट। दिस वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन इनलाइटमेंट, और जो भी पर्सन इनलाइटमेंट अटेन करना चाहता है, वंस दे अटेन इनलाइटमेंट, अगर उसे एक बार अटेनमेंट मिल जाता है, दे कुड लिव इन completely isolation and meditate in peace. उन्हें जब इनलाइटमेंट मिल जाता है तो उन्हें आइसोलेशन में रहना होता है, मेडिटेट करना होता है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमाइन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। अब वो आइसोलेट रहेंगे और जो भी ज्ञान है उनका वो सब में बांटेंगे, पूरे वर्ल्ड में उन्हें टीच करेंगे। द वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट वो बिकम वेरी पॉपुलर, और जो बुद्धिसत्व की जो वर्शिप थी वो बहुत ही पॉपुलर होती जा रही थी और फैलती जा रही थी सेंट्रल एशिया में, चाइना में, एंड लेटर टू कोरिया और जापान में भी। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, और बुद्धिज्म इंडिया में भी फैला, इंडिया के वेस्टर्न और साउथर्न एरिया में फैला। वेयर डजन ऑफ केव्स आर होलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन, और बहुत सारे केव्स बनाए गए मॉन्क्स के रहने के लिए। सम ऑफ दिस केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स, और कुछ केव्स होते थे जो किंग और क्वीन के ऑर्डर पे बनाए जाते थे, कुछ मर्चेंट्स बनाते थे, फॉर्मर। दिस वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स पे बनाए जाते थे। वेस्टर्न घाट जो इंडिया का ये वाला हिस्सा है, एक तो इस तरीके से बनता है ना नीचे की तरफ, तो इधर वाला वेस्टर्न हिस्सा है, तो यहाँ पे बनाए जाते थे। रोड्स कनेक्टिंग प्रिस्पेरियस पोर्ट ऑन द कोस्ट विद द सिटी इन द डिकेन रेन थ्रू दिस पासेस।
ना आपकी बुक में दो स्टेचूज दिए हुए हैं, ठीक है, एक तो ये वाला स्टेचू है और एक ये वाला स्टेचू, ये दोनों बुद्ध के स्टेचू है। एंड बिलो लेफ्ट एन इमेज ऑफ द बुद्ध फ्रॉम मथुरा, और ये वाली जो स्टेचू है ये मथुरा की है, और ये वाली जो स्टेचू है ये है तक्षशिला। और इस टाइप के कुछ केव्स बनाए जाते थे। एंड ट्रेडर्स प्रोबेबली हाल्टेड इन दिस केव्स मोनास्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका। बुद्धिज्म श्रीलंका में भी फैला, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एशिया की बात हो रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, उसमें इंडोनेशिया में भी फैला। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज Theravada Buddhism was more popular in this area. Now the cost of the pilgrims, or as traders journeyed to distant lands in caravans and ships, pilgrims often travel with them. और pilgrims जो होते थे वो भी उनके साथ में ट्रेवल करते होते थे। तो pilgrims का मतलब होता है तीर्थयात्री are men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship, पूजा के लिए जो जाते थे वो। The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims, Fayan, who came to the subcontinent about 1600 years ago, Shunzhang, who came around 14 years ago, and Aiqing, who came about 50 years after Shenzhen. They came to visit places associated. ये सारे जो थे ये pilgrims थे, Fayan, Shenzhen and Aiqing. Now each of these pilgrims left an account of his journey. They wrote of the dangerous they encountered on their travels. उन्होंने अपने travels के बारे में लिखा, which often took years of the countries monasteries that visited, और monasteries में वो visit करते थे। Now how Fayan returned to China, यहाँ पे बताना है कि जो फायान थे वो चाइना रिटर्न कैसे गए। फायान began his journey back home from Bengal, बंगाल से रिटर्न हुए। He boarded a ship belonging to some merchants, उनके साथ में कुछ मर्चेंट्स थे। They had barely traveled for 2 days. They were catch in a storm, और एक storm आ गया तो उसमें वो फंस गए थे। Began throwing their merchandise overboard as to lighten the load. अब स्ट्रॉम आ गया तो उन्हें क्या करना था, उनकी जो शिप थी उनका उसका लोड कम करना था, तो उन्होंने क्या किया, जो अपना सामान था वो बाहर फेंकना चालू किया। फायान थ्रू अवे द मच पर्सनल बिलोंगिंग, उन्होंने अपना बहुत पर्सनल सामान भी बाहर डाला। बट क्लूम टू हिज बुक्स एंड स्टेचूज ऑफ द बुद्ध, फिर उन्होंने क्या बचाया, कुछ बुक्स बचाए बुद्ध के, और बुद्ध का जो स्टैचू था वो बचाया। एंड दे हैड कलेक्टेड फाइनली, और उन्होंने फाइनली कलेक्ट कर लिया। एंड स्ट्रॉम सबसिडेड आफ्टर 13 डेज, स्ट्रॉम जो था 13 डेज तक चला और उसके बाद में वो शांत हुआ। दिस इज हाउ डिस्क्राइब द सी। अब उन्होंने सी को कैसे डिस्क्राइब किया, द शी itself is boundless in extent, it is impossible to know east or west. अब इतना मतलब स्ट्रॉन्ग था कि अब वहाँ पे सी में ये पता लगाना पाना कि ईस्ट कहाँ है वेस्ट कहाँ है, बहुत मुश्किल था। और वो ये कैसे ऑब्जर्व करते थे, ये सन मून से ऑब्जर्व करते थे कि कौन सा डायरेक्शन है, और स्टार्स से, स्टार्स के जो मोशन होते तो उनसे ही वो ऑब्जर्व कर पाते थे। इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर, और उस टाइम पे जो वेदर था बहुत डार्क था, रेनी था, द ओनली प्लेन इज टू स्टीयर बाय द विंड, और वो सिर्फ विंड की हेल्प से भी पता नहीं लगा सकते थे। इट टुक हिम मोर देन 90 डेज टू रीच जावा। जावा इंडोनेशिया में है, वहाँ पे पहुँचे वो 90 दिनों में। वेयर ही halted from 5 months, और वहाँ पे वो 5 months तक रुके बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप took him to China. Now Shangzhang, who took the land route back to China, carried back with him statues of Buddha. वो अपने साथ में बुद्ध का स्टैचू लेके गए, गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड के बने हुए थे वो स्टैचू। एंड ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके गए, वो जो हाथों से लिखे हुए होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस। जब वो इंडस के साइड्स को क्रॉस कर रहे थे उस टाइम पे उनके जो कुछ बुक्स थे 50 मैन्यूस्क्रिप्ट जो हो गए थे, लॉस्ट हो गए थे। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमाइनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज, और उन्होंने जो संस्कृत में मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे हुए थे उन्होंने सभी को चाइनीज में कन्वर्ट किया। नाउ नालंदा यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग का एक जो नालंदा था वो बहुत सारा यूनिक सेंटर था। शांगजांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा, और बहुत सारे पिलग्रिम्स भी आते थे जो नालंदा में रुकते थे, स्टडी करते थे। और जो नालंदा है वो है बिहार में। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ द पीरियड, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द टीचर्स। अब उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया इसको वो भी देखते हैं। वे कहते हैं कि टीचर्स जो होते थे और जो मेन होते थे बहुत टैलेंटेड होते थे, बहुत होशियार होते थे। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध इन ऑल सिंसियरिटी, और बहुत सिंसियरिटी से रहते थे, वो बहुत रूल्स
फॉलो उन्हें करने होते थे, स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम, और सभी को ये रूल्स फॉलो करने होते थे। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन डिस्कशन चलता था एंड ओल्ड एंड यंग मैच्योरिटी हेल्प वन अदर, एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे यंग लोग, और जो ओल्ड लोग होते थे उनकी हेल्प करते थे। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम फ्रॉम टू सेटल एंड देयर डाउट्स, डिफरेंट सिटीज से बहुत सारे लोग आते थे जो अपने डाउट्स लेके आते थे, उन्हें वहाँ पे आके वो सॉल्व करते थे। एंड गेट कीपर आस्क न्यू इंट्रेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन, दे आर अलाउड टू इंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिस। अगर जो गेट कीपर होता था, अगर आप उनके क्वेश्चंस का आंसर दे देते हो तो ही आपको वो अंदर आने देते थे। 7 or 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर, मतलब 7 से 8 में 10 में से सिर्फ 7 या 8 ऐसे लोग होते थे जो उनके आंसर्स का जो जवाब देने में एबल होते थे। नाउ एरियर हम यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर का। अब हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट करेंगे, उसमें हम पार्ट 2 बनाएंगे इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू।